मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब चैप्टर रीड कर रहे थे संघवाद। तो यहाँ पर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था जो राज्यपाल की भूमिका थी, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन था, इसके बारे में। यहाँ आज हम पढ़ेंगे नवीन राज्यों की जो मांग है। हमारे संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, अक्षितर, संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया है। राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उसमें मतलब जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बढ़ावा मिला था बल्कि जो समान भाषा या अक्षितर और संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया गया। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी एक आंदोलन था। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी एक आंदोलन था। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। अतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी तय हुआ कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उसके अंदर क्या तय किया गया कि जिस भी राज्य का गठन हो वह संस्कृति और भाषा के आधार पर हो। इससे स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठाई गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग उठाई गई थी। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, ये आप मार्क कर लेना, आप इसे लर्न कर लेना। जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई तो इसने सिफारिश की थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। इसी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1956 में पहली बार ऐसा हुआ था कि कुछ राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसे भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। जैसे कि 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों अलग अलग एक ही एरिया था और यहाँ से दो राज्यों का निर्माण हुआ था। 1966 में हम देख सकते हैं कि जैसे पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ था। पंजाब राज्य में से अलग निकलकर हरियाणा का गठन किया गया था। बाद की बात करें तो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं जिनका पुनर्गठन किया गया, जैसे कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधाओं के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया। ये कहता है कि कुछ बड़े राज्यों का, जो बड़े राज्य थे अकॉर्डिंग टू एरिया, तो प्रशासन की सुविधा के लिए उनका विभाजन कर दिया गया। जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को 3 नए राज्य क्रम से, इनमें से जो 3 नए राज्य निकले थे वो कौन से थे? छत्तीसगढ़ यहाँ MP में से निकला हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड निकला हुआ है और बिहार में से झारखंड राज्य निकला हुआ है। कुछ अक्षितर और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ। अब अंतर्राज्यीय विवाद देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय जो विवाद है, ठीक है, जो दो राज्यों के बीच में जो विवाद वगैरह चलते हैं वो किस आधार पर चलते हैं और किस प्रकार के होते हैं, तो वो यहाँ हम स्टडी करेंगे। जहाँ एक और राज्य अधिक स्वायत्ता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहता है। देखिए, राज्य जो है वह मतलब ज़्यादा पावर चाहता है, इनकम के जो सोर्सेज हैं उस पर भी जो अधिकार है वह राज्य का ही होना चाहिए। इस स्थिति में वह केंद्र के साथ वाद विवाद होते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर की यदि मैं बात करूँ तो संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक कारण मिलते हैं। यह सच है कि कानून में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है। पंच इन द सेंस कि मतलब जब फाइनल डिसीजन लिया जाएगा तो वो न्यायपालिका के लिए द्वारा लिया जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ कोई ना कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती ही रहती है। लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता, इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं। अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है। देखिए, इनका सारा सॉल्यूशन न्यायपालिका के द्वारा नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो मतलब जो इनका समाधान है वो विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर भी किया जा सकता है। आमतौर पर दो प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इसमें से एक क्या है? सीमा विवाद। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है? सीमा विवाद है। राज्य प्राय पड़ोसी राज्य के भूभाग पर अपना दावा पेश करता है। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या कहता है ये कि
आपस में जो इनका विवाद होता है वो मुख्यतः दो प्रकार से ही होता है। पहली चीज़ सीमा विवाद, ठीक है। राज्य जो है वो पड़ोसी जो भूभाग होता है उस पर अपना दावा पेश करता है। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं। जो उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं तो वहाँ की यदि हम बात करें तो वहाँ पर एक भाषा से अधिक भाषा बोलने वाले भी लोग रहते हैं। अतः इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसा ही एक पुराना विवाद जो है वह महाराष्ट्र और कर्नाटक के बेलगाम को लेकर है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है जो सीमा विवाद से संबंधित है, जहाँ पर एक ही क्षेत्र में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ये बेलगाम का एक एग्जाम्पल है। मणिपुर और नागालैंड के बीच भी एक विवाद का सीमा विवाद का ही पुराना मुद्दा है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने में उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को भी लेकर विवाद है। देखिए आपको पता है कि जो पंजाब और हरियाणा है, ठीक है, दोनों की जो कैपिटल है वो सेम है, चंडीगढ़ है। तो सीमावर्ती क्षेत्र के साथ साथ जो इनका आपस में विवाद है वो किस चीज़ को भी लेके चल रहा है, कैपिटल को लेकर भी चल रहा है। चंडीगढ़ इन दो राज्यों की राजधानी है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं में से इस विषय पर कुछ सहमति बनी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आज तक चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित नहीं किया गया है। जहां सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है, वहीं नदियों के जल के बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा हुआ है। देखिए राज्यों में जो आपस में विवाद है, पहला मैंने आपको दिखाया सीमा विवाद का, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि दूसरा यहाँ पर जब भावनात्मक स्वरूप आ जाता है तो वहाँ पर नदियों के जल से बंटवारे से संबंधित जो भी उनका आपस में कि कौन सी मतलब स्टेट के अंदर कितना पानी उसका जाएगा, क्योंकि पानी का जो प्रयोग है वह पीने के लिए और सिंचाई के लिए दोनों के लिए किया जाता है। जैसे आपने जनरली सुना होगा कावेरी जल विवाद, ठीक है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में एक प्रमुख विवाद है। दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है। इन दो राज्यों के बीच में कावेरी विवाद जनरली रहता है। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्याय अधिकरण है, फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए। ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल बंटवारे पर है। देखिए नर्मदा नदी जो है वह मुख्यतः 3 स्टेट को क्रॉस करती है, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। नदियां हमारे प्रमुख साधन हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में भी राज्यों के धैर्य और सहयोग की भावना की परीक्षा हो जाती है। विशिष्ट प्रावधान देख लेते हैं। भारतीय संघवाद की नायाब विशेषता यह है कि इसमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार किया जाता है। विधायिका का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उन्हें राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व प्रदान किए गए हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू एरिया राज्यसभा की सीटें मतलब डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। टोटल जो मतलब पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि राज्यसभा की मतलब सीटें टोटल एक राज्य के लिए कितनी होंगी, ठीक है। किसी राज्य में राज्यसभा की सीटें कम हैं, किसी में ज़्यादा है, मतलब वितरण जो है इसका वह असमान है। जहाँ छोटे से छोटे राज्य को न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया गया है। देखिए चाहे राज्य कितना भी छोटा हो, चाहे बिल्कुल ही छोटा हो, जैसे मैं गोवा का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लेकिन प्रतिनिधित्व तो वहाँ पर भी दिया गया है। राज्यसभा की जो सीट है वो वहाँ पर भी होंगी। वहीं इस व्यवस्था में यह सुनिश्चित किया गया है कि बड़े राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियाँ सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। विशेष अधिकार ऐसे अधिकतर जो हैं वह पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनको दिए गए हैं, जैसे कि असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए हैं, जहाँ विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाले जनजातीय यहाँ पर देखिए जहाँ यहाँ का जो इतिहास है विशिष्ट है, संस्कृति जनजातीय बहुल जनसंख्या है, ठीक है। जनजातियाँ जो हैं वह प्राय यहीं पाई जाती हैं। यहाँ के निवासी अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखने चाहते हैं, इसलिए अनुच्छेद 371 की डिस्कशन किया गया है। बहरहाल ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं। ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं क्योंकि इसे भी विशिष्ट प्रावधान लिए गए हैं, स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है।
इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल नंबर 370 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत है। ठीक है, भारत विभाजन के समय हिंदुस्तान या पाकिस्तान में किसी एक में शामिल होने पर इसके पास विकल्प था। जिस टाइम पे हमें विभाजन हुआ था 1947 में आज़ादी मिली थी, तो उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के पास यह ऑप्शन था कि वह पाकिस्तान में भी सम्मिलित हो सकता है और भारत में भी सम्मिलित हो सकता है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध भी हुआ था। 1947 में ही हुआ था, जब पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिए कश्मीर में आकर घुस गए थे। इन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे, यहाँ जम्मू कश्मीर के महाराजा का नाम क्या है बेटा? हरि सिंह था। ठीक है, जो हरि सिंह थे उन्होंने भारत का चयन किया था। अधिकांश मुस्लिम बहुल राज्यों ने पाकिस्तान का चयन किया, पर जम्मू कश्मीर एक अपवाद है। देखिए, जहाँ पर मुस्लिमों की बहुलता ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या में मुस्लिम है, वह मोस्टली मतलब पाकिस्तान में सम्मिलित हो गए थे, बट जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर इसे क्या कहेंगे? यह एक अपवाद है। इस परिस्थिति में संविधान में उसे काफ़ी ज़्यादा स्वायत्ता प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। देखिए, 370 में इसे विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया गया है, तो उस दर्जे की वजह से यहाँ पर जो हमारी एक केंद्रीय सूची होती है, जैसे केंद्र सरकार, समवर्ती सूची होती है, ठीक है, तो इन सूचियों में जो भी कानून हमारी संसद बनाती है वो जम्मू एंड कश्मीर पर केवल तब लागू होते हैं जब वहाँ की सिचुएशन, मतलब वहाँ की जो सरकार है वो उसे एग्री हो, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। फिर उसके बाद देखिए, यह अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न है। अन्य राज्यों के लिए 3 सूचियों द्वारा किया गया शक्ति विभाजन स्वतः प्रभावी है। 3 सूचियाँ हमारे पास हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट है हमारे पास, सेंट्रल की जो यूनियन लिस्ट है हमारे पास, और थर्ड वन इज़ द कंक्रीट लिस्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, और उनके जो टॉपिक्स थे वो भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो यहाँ से देखिए, जो तीनों सूचियों में जो भी कानून बनाए जाएंगे वो स्वतः अपने आप ही लागू हो जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार को सीमित ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। केंद्र सूची और समवर्ती सूची में वर्णित शक्तियों का वहाँ प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है कि यदि वहाँ पर कोई भी कानून लागू करना है तो वहाँ पर सबसे पहले राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। इसी जम्मू कश्मीर राज्य को ज़्यादा स्वायत्ता मिल जाती है। व्यवहार में जम्मू कश्मीर को उतनी सहायता प्राप्त नहीं है जिसका संकेत अनुच्छेद 370 की भाषा से मिलता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्य सरकार की सहमति से यह तय करे कि केंद्र सूची और समवर्ती सूची के कौन कौन से प्रावधान राज्य के लिए प्रभावी होंगे। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से अब तक 2 संवैधानिक आदेश जारी किए हैं, जिनके अंतर्गत इन सूचियों में वर्णित अधिकतर शक्तियों को राज्यों में लागू किया जाता है। देखिए, अभी तक सिर्फ ऐसा 2 बार ही हुआ है जिसके अंतर्गत मतलब जो हमारे संविधान में सूची में वर्णित है, ठीक, उन शक्तियों का राज्य की सहमति के द्वारा लागू किया गया है। परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान और ध्वज जरूर है, पर संघीय और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य के लिए कानून बनाने की संसदीय शक्ति को अब पूरी तरह से स्वीकृति मिल गई है। देखिए, जम्मू कश्मीर का संविधान और जो वहाँ का ध्वज है वह बेशक से अभी भी अलग है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जो संघीय और जो समवर्ती सूची में जो भी विषय आते हैं उनसे संबंधित मतलब अब इनको जो हमारी केंद्र सरकार है उसको अनुमति मिल गई है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में यह अंतर है कि राज्य सरकार सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, जब इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, आंतरिक जब भी कोई गतिविधि ऐसी होती है, आंतरिक मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस, अशांति की जब भावना हमें लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 352 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, ठीक है। जब संवैधानिक रूप से वहाँ कार्य नहीं हो रहा है तो राज्यपाल की सिफारिश पर प्रेसिडेंट द्वारा वहाँ पर इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 356 के द्वारा लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर यह स्थिति है कि जब तक राज्य सरकार उस चीज़ की अनुमति नहीं देती है तब तक केंद्र सरकार वहाँ पर कोई आपातकाल घोषित नहीं कर सकती है। संघ सरकार
जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकते हैं तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते हैं। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स हैं, उनको यहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान का जो संशोधन अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत राज्य सरकार के सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं। यदि कोई भी मतलब संशोधन किया है तो वह केवल जम्मू कश्मीर में तभी लागू होगा जब वहाँ की जो सरकार है या जो राज्य है वह उस राज्य सरकार उसकी अनुमति देती है। अनेक लोगों की मान्यता है कि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का औपचारिक और समान विभाजन संघ की सभी इकाइयों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अतः जब भी ऐसे विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था संविधान में की जाती है तो उसका विशेष कुछ विरोध भी होता है। देखिए, जब किसी राज्य को विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं, देखिए सभी इकाइयों का जो विभाजन है वह समान रूप से लागू होना चाहिए। और इसी स्थिति में जब भी किसी को विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं तो मतलब वहाँ पर विरोध की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। इस बात की भी शंका होती है कि ऐसे विशिष्ट प्रावधानों से उन क्षेत्रों में अलगाववाद प्रवृत्तियाँ मुखर हो सकती हैं। अतः इन विशिष्ट प्रावधानों को लेकर अब भी कुछ विवाद है। ठीक है, यह स्थिति कैसी है? यह स्थिति ऐसी है जिसके अंदर हम ये चीज़ें देख सकते हैं